वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे इनफैक्ट अब इनफर्टिलिटी पे, एंड आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज साथ में ज़रूर की हो। एक्सरसाइज हम लोग को बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती है। कमिंग बैक टू इनफर्टिलिटी, अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 out of 6 कपल्स, एक में से छः कपल्स में से एक कपल को कहते हैं थोड़े बहुत चांसेस होते हैं उनके इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की तरफ। अब हम लोग इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी से परेशान तब होते हैं जब शादी को 1 साल हो जाए और जो वाइफ है उसने कंसीव ना किया हो। तब कहते हैं कि नाउ यू शुड गो फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट, या अभी आप अपना चेकअप करा लें। शुरू के 1 साल तो छोड़ देते हैं कि इट्स बाय चांस, कभी हो गया नहीं हुआ। अगर 1 साल तक नहीं हुआ तो थोड़ी सी बात है कि अब आप जाएं और अब अपना मेडिकल चेकअप कराएं। यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर करती चलूँ कि सिर्फ ख़वातीन का मेडिकल चेकअप इज़ नॉट नीडेड, मतलब इन असेंस खवातीन का मेडिकल चेकअप इज़ नीडेड, लेकिन साथ ही साथ उनके मेल पार्टनर्स का मेडिकल चेकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर 100 केसेस हैं तो उनमें 40% केसेस आर बिकॉज ऑफ फीमेल, 40% केसेस आर बिकॉज ऑफ मेल, एंड 20% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ दोनों का कुछ ना कुछ इशू होता है, मेल का भी फीमेल का भी। तो सिर्फ ये सोच लेना कि नहीं हो रहा है बच्चा तो सारा प्रॉब्लम फीमेल में, ऐसा कुछ नहीं होता है। चेकअप मेल फीमेल दोनों का कराना पड़ता है। और अब तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख बार शुक्र है कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस हो गई है कि मर्द हजरात इस चीज़ को ईगो पे नहीं लेके जाते और अभी भी वो अपनी वाइफ के साथ जाके अपना चेकअप भी कराते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है और वो लोग नहीं समझ पाते कि अगर वाइफ का चेकअप हो रहा है तो उनका चेकअप साथ साथ होना चाहिए। कभी ये रीज़न आपने ज़रूर देखे होंगे, आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा कि वाइफ की रिपोर्ट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल थी, फिर भी जो बेबी कंसीव नहीं हो सक रहा था, तो डेफिनेटली उसका रीज़न मेल की तरफ से ही आया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोनों का चेकअप होना। और चेकअप में शुरू में बड़ी ही बेसिक चीज़ें चेक होती हैं, बड़ा ही बेसिक, अगर कोई उस लेवल पे ऊपर नीचे हो हार्मोन में या किसी चीज़ में तो वहीं पे ठीक कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे किसी का डिज़ीज़ प्रोग्रेस करता है, जो कॉजेज़ होते हैं वो उनको उस तरह ट्रीट किया जाता है। कभी कभी बात जो है स्पेशलाइज्ड टेक्निक तक भी चली जाती है। ये नहीं कह सकते हम किसी के बारे में भी कोई भी कम्प्लीटली इनफर्टाइल होगा। और एक और बड़ा मिथ है कि इनफर्टिलिटी जो है वो, अगर आपका पहला बेबी कंसीव हो गया था और अभी आपके पास पहला बच्चा है तो फिर हो ही नहीं सकता कि आप इनफर्टाइल हैं। नहीं, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, वो आपके पहले बेबी या दूसरे बेबी के बाद भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो सकती है। इनफर्टिलिटी इज़ रिलेटेड टू एज एज़ वेल, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है। एक खातून जो 29-30 की होंगी उनका आप कहते हैं फर्टाइल रेट इन अ मंथ इज़ 20%, लेकिन जैसे ही वो 38-39 की होंगी उनका फर्टाइल रेट रह जाएगा 7%। तो देखें ये नीचे कम कम होता रहता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तभी कहते हैं कि जितना आपने अपनी फैमिली प्लान करनी है आप 35 से पहले प्लान कर लें। आपने जितने बच्चे करने हैं 35 से पहले आप उनको प्लान कर लीजिए, क्योंकि 35 के बाद ये नहीं कह सकते कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बेबी कंसीव भी हो जाता है, नॉर्मल भी होता है। लेकिन कुछ केसेस में जब 35 के बाद होता है तो डेवलपमेंटल नॉर्मलीज आ जाती हैं, बच्चे में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आजकल तो लेट शादियों का रिवाज है, लेट शादियां भी हो जाती हैं क्योंकि मेल फीमेल दोनों अपने आप को करियर वाइज इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बस कुछ इस तरह अपनी लाइफ प्लान करें कि अगर आपने 1 या 2 बच्चे करने हैं तो वो आपका 35 से पहले हो, और दोनों बच्चों के बीच में जो गैप है वो एटलीस्ट आपका 3 साल का ज़रूर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस बच्चे की प्रॉपर नशो नुमा के लिए भी, 1, और दूसरा फीमेल की इंटरनल रिकवरी के लिए भी, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक फीमेल अंदर से बहुत, जैसे कहना सिस्टम पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को वापस उनके पॉइंट पे लाना होता है ताकि एक फ़ीमेल दोबारा से एक और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो। बाकायदा फ़ीमेल की प्रिपरेशन की एक्सरसाइजेज भी हैं, फ़ीमेल के बाकायदा चेकअप्स भी हैं कि नाउ शी इज़ रेडी फॉर प्रेगनेंसी। लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि वो जी हर साल एक नया बच्चा, हर साल एक नया बच्चा, विच इज़ वेरी डेंजरस उस बच्चे के लिए भी एंड वेरी डेंजरस उस माँ के लिए भी जो इस तरह कर रही है। तो आई थिंक उन फैमिलीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए
इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी से नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, मल्टीपल ऑप्शन है जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि यहाँ मैं उन कपल्स के बारे में एक बात ज़रूर करती चलूँ कि इट्स वेरी आई नो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत नाउम्मीदी हो जाती है जब 2, 3, 4, 5, 6 साल हो जाते हैं और बच्चा नहीं हो रहा होता है। एक ऑप्शन होता है हमेशा खुदा ने हमारे सामने रखा है अडॉप्शन का, जिससे हमने कल भी बात की थी। बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, आपको सवाब भी मिलेगा, आप किसी बच्चे की ज़िंदगी बना देंगे, आपको सवाब भी मिलेगा और उस बच्चे की ज़िंदगी भी बन जाएगी और आपको बच्चा भी मिल जाएगा जिसको आप वही प्यार वही ममता उसके साथ रख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। इसमें कोई वो होने वाली बात नहीं है कि हमारा खून नहीं है, इस तरह की बात कोई आप लोग बाहर से कुछ लोग पेट्स भी तो पालते हैं, उनको भी तो कितना क्लोज कर रखते हैं। अच्छा, हमारे पास मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब। उनसे हम थोड़ी देर बाद एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ी सी उनसे इनफर्टिलिटी का भी पूछूंगी कि इनफर्टिलिटी किन लोगों में ज़्यादा होती है, क्या इस जायचे से भी पता चल जाती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। अली, आज आपको पता है हम इनफर्टिलिटी पे बात कर रहे हैं और आपने भी डेफिनेटली इस तरह के केसेस देखे होंगे। तो ज़्यादातर हमने जो फीमेल में कॉजेज़ देखे हैं ना, वो होते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी उनकी, सिस्ट इतने बड़े हो गए कि वो उनका यूट्रस जो है वो इसके केपेबल नहीं रहा बच्चा होल्ड करने के, एंडोमेट्रोसिस हो गया या पॉलिप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। बल्कि एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, जब वो बहुत बढ़ जाते हैं तो उनसे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, मेल में भी एंड फीमेल में भी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, आप लोग को सुन के थोड़ी सी हैरानगी भी होगी। लैपटॉप, जिस तरह ये आप देख रहे हैं अभी अली के पास भी लैपटॉप रखा है, लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए कहते हैं, आप इसे लैप में रख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसके कितने डेंजरस इफेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल। इसके इतने डेंजरस इफेक्ट्स हैं कि मैं तो कहती हूँ कोई भी मर्द हजरात जो भी सुन रहे हैं वो लैपटॉप कभी भी अपनी लैप में रख के यूज़ ना करें। उससे हीट जनरेट होती है एंड हीट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देयर सिस्टम। उनके सिस्टम के लिए हीट बहुत डेंजरस हो जाती है। तो वो लैपटॉप लैप में रख के यूज़ ना करें। आप चाहे सामने टेबल पे रख के, इस तरह की साइड्स पे रख के यूज़ कर लें, लैप में रख के यूज़ ना किया जाए। वैसे भी हीट इज़ एनीवे नॉट गुड। और जो लोग लैप में भी रखते हैं, और भी बहुत सारी रीज़न है उनके, यहाँ के मसल्स की ट्रॉफी भी शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम कभी और आपको बताएंगे। अभी हम इनफर्टिलिटी पे बात करें तो अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फीमेल के कॉजेज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ये मेन कॉजेज़ होते हैं कि ये वाली जब चीज़ें हो जाती हैं तो तब थोड़ा सा इशू डेफिनेटली आ जाता है। जी जी। अच्छा, मेल हजरात में भी आपको पता है कि एक दफ़ा में दे हैव 100 मिलियन स्पर्म्स। 100 मिलियन स्पर्म एक नॉर्मल आदमी के होते हैं, लेकिन अगर उनका काउंट किसी तरह 20 मिलियन से कम हो जाए तो वो केस हम कहते हैं कि हाँ, अब फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये काउंट भी बहुत मैटर करता है। और ये क्यों मैटर करता है, ये भी हम आप डॉक्टर्स जो आएंगे हमारे पास वो आपको बताएंगे। काउंट क्यों मैटर करता है, मोटेलिटी होती है कि उनकी मोबिलिटी कितनी है, कितने मोटाइल हैं वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें मेल की तरफ से मैटर करती हैं, फीमेल की तरफ से मैटर करती हैं। दोनों परफेक्टली हेल्दी हों तो क्यों नहीं बच्चा होगा, और अगर नहीं है तो बहुत सारी टेक्निक्स है परफेक्टली हेल्दी करने की। अली से मैं पूछती हूँ, अली आपके पास लोग आते होंगे अपने जायचे के, पूछते होंगे कि हमारी कितनी औलादें हैं कि नहीं हैं, इतने साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हुए, तो मतलब क्या ये पता चलता है जायचे से? बिल्कुल राफिया, इसमें ये है कि इल्म नजूम में जो है वो सिग्निफिकेटर्स हैं, यानी कि उस मखसूस चीज़ जो भी मतलब चीज़ है, जैसे आपका करियर है, आपकी औलाद है, आपका पेरेंट्स हैं, उनसे मखसूस सिग्निफिकेटर्स हैं रिलेटेड। तो औलाद का जो सिग्निफिकेटर है वो है मुश्तरी, जुपिटर। जुपिटर, जी हाँ बिल्कुल। और वो हर एक का तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नहीं, देखें, कुछ ना कुछ उसके एस्पेक्ट्स, उसकी ऐसी पोजीशन अच्छी होती है कि वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो किस साइन में है, ज़ोडिक साइन में है, किस नक्षत्र में, यानी कि किस कॉन्स्टलेशन में है, उस पर किस प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है। बेसिक सिग्निफिकेटर जो एस्ट्रोलॉजी में, जो मैं ज्योतिष करता हूँ, इल्म नजूम, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक साइन होता है, एक साइन का लॉर्ड होता है, एक उस मखसूस चीज़ का सिग्निफिकेटर होता है। अब 5th हाउस जो है, 5वां घर जो है, वो लिया जाता है औलाद से, ठीक है। और 5वें घर का जो लॉर्ड, 5वें साइन का, हर आदमी का असेंडेंट आपको पता अलग अलग होता है, तो उसका 5th हाउस भी डिफरेंट होगा, उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट देखी जाती है। फिर जुपिटर को देखा जाता है कि जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है, साइन लॉर्ड प्लस जुपिटर। अच्छा। ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। फिर सन को भी देखा जाता है, जो एक नेचुरल ज़ोडिएक साइन है। नेचुरल ज़ोडिएक में ये कि 1st हाउस एरीज है, 2nd
टॉरस है, नेचुरल जो सही, है, तो उसमें 5th हाउस बनता है सन। तो ये एक चीज़ बड़े आम एस्ट्रोलॉजर भूल जाते हैं कि सन को भी ज़रूर देखना चाहिए। सन इज द सिग्निफिकेटर फॉर सोल, कि बच्चा जिंदा मतलब रहे। उसका जो सन साइन बन रहा है वो भी देखना चाहिए। सन मतलब उसको देखने के लिए, क्योंकि 5th साइन बनता है ना, 5th हाउस औलाद से है। तो इसमें जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि आया फीमेल फर्टाइल है या नहीं है, या मर्द फर्टाइल है या नहीं। उसका तरीका ये होता है कि पूरी एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बीज सफोटा और क्षेत्र सफोटा। बीज कहते हैं मेल स्पर्म को। तो अगर उसके अंदर वो मतलब इतनी फर्टिलिटी है कि वो ग्रो कर सकता है, कुंडली जायचा देख के हम लोग अंदाज़ा कर लेते हैं कि इस जायचे में ये चीज़ है। और फीमेल की फिर क्षेत्र सफोटा के, क्षेत्र कहते हैं ज़मीन को, कि ज़मीन आया इतनी, जैसे मिसाल दी जाती है कि ज़मीन इतनी फर्टाइल है कि बीज बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़मीन पथरीली है, बीज उग ही नहीं सकता। ये भी है। और जब हम लोग आपस में जायचे मैच करते हैं मियाँ बीवी के, जब ड्यूरिंग मतलब जब शादी की जाती है, तो उसमें यही देखा जाता है कि दोनों की कंपेटेबिलिटी रिगार्डिंग कि औलाद करने में दोनों कैसे हेल्पफुल हो। तो बाकायदा इसकी पूरी टेक्निक है, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जो कि पूरा मतलब 2-3 प्रोग्राम चाहिए सिर्फ वो बताने के लिए। तो ये पता चल जाता है। और इसी तरह से जब आपको मैं बता चुका हूँ पिछले प्रोग्रामों में कि सैटर्न, सैयारा ज़ोहल, मरीख, राहु, केतु, ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। जब भी इनका ताल्लुक बनता है 5th हाउस के लॉर्ड के साथ, या एस्पेक्ट बनता है, या कोई ताल्लुक बनता है, तो वो औलाद मिसकैरेज करवा देते हैं। अच्छा, मिसकैरेजेस होते हैं, प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ही जायचा देखते हैं। कुछ लोगों में बहुत ये प्रॉब्लम होते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। मिसकैरेजेस इसी तरह जो वीनस है, वीनस को कहते हैं शुक्र। जैसे फ्राइडे है तो उसको कहा जाता है शुक्रवार, ये वीनस का डे है, शुक्रवार कहते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब लैंग्वेज हाँ, में, हाँ, हिंदी में, हाँ, हिंदी में शुक्रवार कहते हैं। उर्दू में जुम्मा कहा जाता है, इंग्लिश में फ्राई कहते हैं, फ्राइडे। ये बेसिकली एक ग्रीक देवी थी फ्राई, उसके नाम पे है। ये बेसिकली वीनस जो है, ये बेसिकली वीनस को देखा जाता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। और जो होता है, जैसे स्पर्म्स को कहा जाता है शुक्राणु। अच्छा, बड़ी आपस में लिंक्ड चीज़ें हैं। जो जिन्होंने डिटेल पढ़ी है, नॉलेज जो मैं जैसे पढ़ा भी रहा हूँ, तो आपको एक एक चीज़ खुलती चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये कि हमारे इसमें थोड़ा सा इन चीज़ों को ये कहकर इनको एज अ साइंस, एज अ गाइडेंस लेना चाहिए, ना कि इल्म गैब लेना चाहिए। तो इसमें आपको एक एक चीज़ पता चल जाती है, लेकिन ये कि उसमें टाइम चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए कि आप बैठ के कर सके। जस्ट विद इन 10 मिनट्स हम बेसिक चीज़ें तो बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे अभी बोले जी कि मेरी कितनी औलादें हैं, मेरी अगर किसी की औलाद नहीं हो रही, तो ये तो नज़र आ जाएगा कि औलाद नहीं हो रही, लेकिन वो कब होगी उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन कैलकुलेशन लगती है बाकायदा, पूरा तफसीली, तो वो ये होता है। अच्छा अली, अब चलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। बहुत सारे व्यूअर्स जो होंगे वो वेट कर रहे होंगे प्रॉब्ली। और व्यूअर्स, जहां मैं आपको बताती चलूं कि नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। अभी हम एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट के साथ वापस आएंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं। 3 चीज़ें हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। अगर आपको एक्यूरेसी मालूम करनी है, एक ओवरव्यू अली आपको दे सकते हैं, डिटेल चाहिए होती है तो फिर आप अली का नंबर ले सकते हैं। और अली, हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट की तरफ। ठीक है जी, हम चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट की तरफ।